इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। गोल्डन फार्मेसी की समत वाली पूरी फुटपाथ दूर दूर तक वीरान हो चुकी थी। किसी किसी बिल्डिंग के जीनों में 2-4 अफराद खड़े हुए नजर आ रहे थे, लेकिन सड़क की दूसरी जानिब भीड़ में बतदरीज इजाफा होता जा रहा था। हर शख्स की तजस्सुस अमेज नजरें सड़क के पार जमी हुई थीं। इस भीड़ भाड़ और अफरा तफरी की वजह से वहां से गुजरने वाले ट्रैफिक की रफ्तार बहुत सुस्त हो गई थी। ट्रैफिक के इक्का दुक्का सिपाही उसे कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके थे। वो माहौल सुल्तान शाह के लिए साजगार था। किसी को इतना होश नहीं था कि वो इसके चेहरे के ताज़ा जख्मों पर ध्यान देता। वो सड़क अबूर किए बगैर भीड़ में अपना रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसने ये भांप लिया था कि गोल्डन फार्मेसी वहां से ज्यादा दूर होने की वजह से अफरा तफरी की जद में नहीं आई थी। पुलिस वालों ने भी इतनी दूर तक फैलने की कोई सूरत महसूस नहीं की थी। इसका इरादा था कि वो इसी समत में चलता हुआ गोल्डन फार्मेसी के सामने पहुंचेगा और मौका पाकर तेजी से सड़क पार करके जहांगीर की दुकान में पहुंच जाएगा। उसे पूरा इत्मीनान था कि एक बार इस पनागाह में पहुंच जाने के बाद वो हर खतरे से महफूज हो जाएगा। भगदड़ और अफरा तफरी से हम तीनों को अंदाजा हो गया था कि इस इलाके में कोई बड़ी वारदात हो चुकी है। यह पता नहीं चल सका था कि वारदात की नौइयत क्या थी। कुछ नहीं कहा जा सकता था कि किसी को कत्ल कर दिया गया था या डकैती हुई थी। दूसरे दुकानदारों के साथ साथ मुनीर ने पहले बौखलाकर दुकान का पूरा शटर गिरा दिया था और खुद बाहर जमकर खड़ा हो गया। मैं दूसरे मुलाजिम के साथ दुकान में महबूस था। कुछ देर तक जायजा लेने के बाद उसने आधा शटर उठाया और अंदर आ गया। मेरे लिए दुकान के कैबिन में घुसे रहने का कोई जवाब नहीं था। मेरा ज़हन मुसलसल उस गूंगे और बहरे कालिए में उलझा हुआ था जो दुकान में आया और पुरस्रार अंदाज में एक दवा खरीद कर ले गया। उस वक्त तक मेरे जहन के किसी बाइद तरीन कोशे में भी यह ख्याल नहीं था किसी इलाके में होने वाली गड़बड़ का इसके ज़ात से कोई ताल्लुक रहा होगा। हम तीनों एक साथ खड़े होकर इस वाक़े के बारे में अपनी अपनी बसात के मुताबिक क्या सराहियां कर रहे थे कि अचानक आईनी शटर धड़धड़ाया। हम तीनों चौंक कर उधर मुतवज्जा हुए तो एक शख्स झुक कर अंदर आता हुआ नजर आया। वो दुकान में दाखिल होकर सीधा खड़ा हुआ तो मैं पहली नजर में उसे पहचान नहीं सका। उसका चेहरा जा बजा नीला हो रहा था। दाहिने रुखसार की हड्डी पर जिल्द फटी हुई थी। उसी आंख के नीचे गहरा नील पड़ा हुआ था। सीधा होते ही वो तीर की तरह मेरी तरफ आया तो मैं भौंचका रह गया। मैं उसे घर पर छोड़कर आया था। मुझे शदीद हैरत हुई कोई इस वक्त कैसे वहां आ गया और किस हाल में था। यह क्या हुआ? तुम किससे लड़कर आ रहे हो? मैंने बेख्तियार उसके दोनों शाने थाम कर पूछा। मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय उसकी नजरें दोनों मुलाजमीन की तरफ उठ गईं जो एक बिगड़े हुए अजनबी चेहरे को बेएतबारी से तक रहे थे। मैंने उसे काउंटर के पीछे बुलाया और अपने साथ लेकर कैबिन में चला गया। तखलिया मुयस्सर आने पर उसने मेरे सवाल का इंतजार किए बगैर बोलना शुरू कर दिया। मैं निक वाले काले अमरीकी से टकरा गया था। वो कमांडो नहीं तो अच्छा बॉक्सर जरूर है। मैंने भी उसकी खासी मुरम्मत की, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो निकलने में कामयाब हो गया। तुम किस अमरीकी की बात कर रहे हो? यहां से निकलने वाला कालिया तो गूंगा और बहरा मकामी था। सुल्तान शाह के फूले होंठों पर हल्की सी इस्तज़ाइया मुस्कुराहट फैल गई और वो धीरे से बोला, उसने तुम्हारे सामने अदाकारी की होगी। मुझसे लड़ते हुए वो बहुत रवानी से अंग्रेजी में गालियां पक रहा था। मगर यह सब हुआ कैसे? मैंने उसे दीवान पर बिठाते हुए तहय्युर ज़दा लहजा में पूछा। इस वक्त तुम यहां क्या कर रहे थे? रात को तुमने अकेले ही शेर की खचार में घुसने का इरादा किया था। मैं तुम्हारे इस फैसले से मुतमईन नहीं था। उसने सोफे पर नीम दराज होकर अपनी कहानी शुरू कर दी। वह हम दोनों की ज़हनी हम आहंगी की एक अनोखी मिसाल थी। इधर मैं दुकान में खुद को तन्हा और पुरस्रार काले के मुकाबले में बेबस महसूस करके पछता रहा था, और उधर सुल्तान शाह मेरी बेखबरी में उसकी खबर लेने के लिए अपने मोर्चे में मौजूद था। अगर सुल्तान शाह ने उस शख्स को घेरने की नाकाम कोशिश न की होती तो मैं इसके बारे में मुसलसल तजब्जुम में मुब्तला रहता। मुझे उसके गूंगे और बहरेपन पर शदीद हैरत जरूर हुई थी, मगर मैं ये अंदाजा नहीं लगा सका था कि वो जान एशकोफ के साथी की तरह अमरीकी नजाद होगा। मैंने आईमैन के बारे में एक फैसले पर पहुंचने के बाद गोल्डन फार्मेसी संभालने में जितनी तेजी दिखाई थी, आईमैन ने उससे ज्यादा फुर्ती से काम लेकर मुझे हैरान कर दिया था। अब तुम्हारा यहाँ बैठना मखदूश हो चुका है, उसने अपनी कहानी सुनाने के बाद पुरतशवीश लहजे में कहा। यह बाद की बातें हैं, पहले अपनी मरहम पट्टी की फिक्र करो। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। मैंने मुनीर को आवाज देकर बुलाया तो अंदाजा लगा चुका था कि जख्मी अजनबी मेरा करीबी दोस्त था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि अंदरूनी ज़रबात और बैरूनी जख्मों के इलाज के लिए
कौन सी दवाएं ज्यादा कारगर साबित हो सकती हैं। मुनीर ने मेरी मदद से जरा सी देर में सुल्तान शाह की चोटों पर दवाएं लगाई और फिर मेरे इशारे पर बाहर चला गया। जो कुछ होना था हो गया। अब तुम्हारा यहां बैठना गैर जरूरी है। गाड़ी गली में मौजूद है, खामोशी से यहां से निकल चलो। मुनीर के चले जाने के बाद सुल्तान शाह ने मुझे पुरजोर लहजे में मशवरा दिया। हम वहां मिल बैठकर नई राह का तयन कर सकेंगे। छेड़छाड़ का सिलसिला चल निकला है तो अब मुझे यहां मौजूद रहना होगा। कुछ पता नहीं कि कब हालात क्या रुख इख्तियार कर लें। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। आज के तसादुम के बाद ये इम्कान नहीं है कि वह पलट कर दोबारा इधर आए। यह तुम्हारी राय हो सकती है। मेरा ख्याल है कि वह इन दोनों वाकयात को यकजा करके नहीं सोच सकेगा। दोनों वाकयात एक दूसरे से पैवस्ता हैं। वो गोल्डन फार्मेसी में कदम रखता, ना मैं उसके पीछे जाता। यह तुम्हारी सोच है। हमें यह देखना है कि वो क्या सोच रहा होगा। फार्मेसी से निकलते ही मुझसे टकराव को इत्तिफाक करार नहीं देगा। सुल्तान शाह ने इसरार किया। तुम कुछ भूल रहे हो, मैंने खफीफ से मुस्कुराहट के साथ कहा। उसे यह पता नहीं चल सका होगा कि वो मेरी बल्कि फार्मेसी के मालिक की आमद के इंतजार में आसपास मंडला रहा था। तो तुमने उसकी हरकतें नोट कर ली थी। वो अपनी दानिश में दामन बचाकर दुकान की निगरानी करता रहा और मेरे आने के बाद अंदर घुस आया। उसने एक दवा खरीदी, अपने गूंगे और बहरे होने का बहाना किया और पैसे अदा करके वापस लौट गया। उसके काम का यह हिस्सा बिल्कुल शफाफ था। वह तुम्हारी जात को अपनी इस कार्रवाई से नहीं मिला सकता। तुम्हारे जहन में इसका कोई ना कोई सबब जरूर होगा। सुल्तान शाह ने अपनी निगाहें मेरे चेहरे पर मरकूज कर दी। मेरे जहन में कुछ भी नहीं है। तुमने खुद बताया है कि संभलने के बाद उसने तुम्हें लुटेरा और जेब कतरा करार दिया था। सुल्तान शाह की आंखों में हैरत तैरने लगी। तुम्हारा ख्याल है कि वो सच बोल रहा था? गुस्से और इस्तराब की हालत में बड़े से बड़ा अदाकार भी सच बोलता है। जो कुछ उसके जहन में आया उसने बेसाख्ता क्या डाला? हैरत है। एक बात मैंने तुम्हें खुद ही बताई और वो मेरे दिमाग से निकल गई, मगर तुम उसे नहीं भूले। ये भूलने वाली बात ही नहीं थी। सही फैसले पर पहुंचने के लिए हाजिर दिमागी बहुत जरूरी होती है। शायद तुम्हारा फार्मूला दुरुस्त है, उसने सोचते हुए कहा। वो समझा होगा कि मैं उसको बदहवास करके उसकी जेबें खाली कराना चाहता हूं। वो फुटपाथ से उठा और गुस्से में मुझ पर टूट पड़ा। अगर तुम बाकायदा उसका मुकाबला करने पर न तुल जाते तो शायद वो तुमको 2-4 हाथ मारकर अपनी राह हो लेता। बिल्कुल यही हुआ है, सुल्तान शाह ने एतराफ किया। अपने पहले हमले में उसके तेवर बहुत ढीले ढाले थे, इसीलिए मैं उसकी मुरम्मत करने में कामयाब हो गया। मेरे हाथों से पिटने के बाद उसने खतरनाक तेवरों के साथ संभाला लिया और मेरे ओसान खता कर दिए। इसके हिसाब से सारी गड़बड़ ये हुई कि तुम्हारा और उसका झगड़ा तूल पकड़ गया। नतीजा यह निकला कि तमाशाई तुम्हारी हमायत में उसे मारने पर कमर बस्ता हो गए। इस झगड़े का अहम तरीन मोड़ वही था। सुल्तान शाह बोल पड़ा। वो नौबत ना आती तो वो भीम गन ना निकालता। यह पता चलना मुश्किल हो जाता कि वो आई मैन था या उसका आदमी। सुल्तान शाह की इस दलील में खासा वजन था। जाहिरी तौर पर उसे आई मैन ही होना चाहिए था। वो जिस कदर राजदाराना अंदाज में कराची में काम कर रहा था, उसके बिना पर यह बावर किया जा सकता था कि जहांगीर की तलाश के लिए उसने किसी पर एतमाद न किया हो और कमर कस के खुद मैदान में कूद पड़ा हो। इस नजरिए को अहमियत देने के साथ मैंने दूसरा इम्कान भी नजरअंदाज नहीं किया था कि आईमैन की बजाय उसका कोई मोतमद मुआवन था जिसे उसने अपनी बीम गन भी सौंप दी थी। वो काला मुश्तिल तमाशाइयों के हजूम में पिस्तौल या रिवाल्वर जैसा कोई रवायती हथियार इस्तेमाल करता तो ये मुमकिन था कि लोग उससे मरऊब होने के बजाय ज्यादा मुश्तिल होकर उस पर टूट पड़ते और उसकी तिक्का बोटी कर डालते। यह बीम गन के इस्तेमाल का कमाल था कि एक शख्स का हाथ कटते ही सब दहशत ज़दा होकर भाग गए। हमारे लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खुद आई मैन था या उसका कोई साथी था। इस वाक़े में भीम गन के इस्तेमाल से यह हकीकत रोज़े रोशन की तरह साबित हो गई थी कि हमारा वास्ता शी के किसी आई मैन ही से पड़ा था। मेरी बात मानो और दुकान बंद करके घर चलो, मुझे भी आराम की जरूरत है। आज यहाँ कोई नहीं आएगा। सुल्तान शाह ने फिर इसरार किया। मैं उसकी बात से मुत्तफिक नहीं था, लेकिन मुझे बाजार बंद होने के आसार नजर आ रहे थे। मैं उसे कैबिन में आराम करने की ताकीद करके बाहर निकल गया। दुकान का आधा शटर बदस्तूर गिरा हुआ था, अंदर बत्तियां जल रही थीं। मैं दुकान से बाहर फुटपाथ पर निकल गया। अफरा तफरी खत्म होने के बाद वहां खौफो हिराज फैला हुआ था। हमारी फुटपाथ वीरान पड़ी हुई थी। मेरा यह ख्याल दुरुस्त साबित हुआ था कि दुकानदार तबका थाने पुलिस से घबराता था। हमारे आसपास के बेशतर दुकानों पर ताले पड़ चुके थे। जो लोग मौजूद थे वो तेजी से अपना सामान समेट रहे थे। वक्त गुजरने के साथ असल वाक़े की तफसील जंगल की आग की तरह फैली थी। दुकानदारों को खौफ था कि जो भी 2 पैसे के लालच में बैठा रहा
वो पुलिस की तफ्तीश के नरगे में आ जाएगा, फिर दुकानदारी करने की बजाय रोजाना थाने में पेशियां भुगतानी होगी। मैंने कुछ दूर जाकर हालात का गहरा जायजा लिया और वापस लौटकर फार्मेसी बंद करने का ऐलान कर दिया। इस वक्त मुझे मालूम हुआ कि जहांगीर किसी बड़े सेठ के अंदाज में अपनी दुकान चला रहा था। चाबियां मुनीर के पास होती थीं। वो दोनों आकर दुकान खोलते और अंदर की सफाई करते थे। जहांगीर बस आकर अपनी जगह संभाल लेता था। मुकर्रा औकात के बाद दुकान बंद करने की जिम्मेदारी इन दोनों की थी। फार्मेसी का ज्यादा बखेड़ा नहीं था। फुटपाथ पर रखे हुए एक दो बोर्ड अंदर उठाकर शटर पर ताले डालने थे। मैंने रवानगी का इरादा जाहिर किया तो मुनीर ने चंद दवाओं की थैली मुझे थमा दी। बैरूनी इलाज के साथ वो दवाएं सुल्तान शाह को तेजी से सेहतयाब कर सकती थीं। मुनीर और उसके साथी से रुखसत होकर हम तेजी से उस गली की तरफ चल दिए जहां जहांगीर की गाड़ी पार्क थी। जहांगीर के फ्लैट का रुख करना बेसूद था। मैं फोन पर उसे पूरी रुहदास सुना चुका था। हम ली मार्केट से बराह रास्त गुलशन इकबाल के लिए रवाना हो गए। हम घर पहुंचे तो ये देखकर हैरत हुई कि दोनों औरतें तशवीश, तजस्सुस और परेशानी के आलम में हमारी मुंतजिर थीं। सुल्तान शाह को देखते ही वो दोनों सदमे से चीखती चिल्लाती रह गईं। तुम कहाँ मर गए थे? किस साल में घर वापस आई हो? वीरा ने मुलामत भर लहजा में पूछा। शामत ने धक्का दिया था। मैंने खामोशी से डैनी की देखभाल करने का फैसला किया था। आज इसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। सुल्तान शाह ने सर झुकाकर कहा, मैं इसीलिए कहती हूं कि डैनी की बात मत टाला करो। इसकी जुबान काली है। लेकिन आज मुझे झाड़ नहीं पड़ी। मेरी मुदाखलत के नतीजे में हमारा दुश्मन खुलकर सामने आ गया है। इन्हें बातों में मसरूफ छोड़कर मैं अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। इस वक्त इन लोगों से यह तवक्का नहीं की जा सकती थी कि वो खामोश रहकर मुझे फोन करने देंगे। मैंने अव्वल खान का नंबर मिलाया तो वह स्टेशन 4 पर मौजूद नहीं था। मोबाइल फोन पर उससे राब्ता हुआ। इस वक्त वो अपनी गाड़ी में महवे सफर था। मैंने इख्तिसार के साथ उसे पूरी कहानी सुना थी। इस वक्त तक उसे अपने जराए से कोई इत्तला नहीं मिली थी। वो नाहयत जोशो खरोश से हंकारे भर कर मेरी बात सुनता रहा और मेरे खामोश होते ही मुसरत अमेज आवाज में बोल पड़ा, आज तुम्हारी बहुत बड़ी मुश्किल आसान हो गई। मेरा ख्याल है कि मेरी एक नहीं कई मुश्किलें आसान हुई हैं। तुम किस मुश्किल की बात कर रहे हो? मैंने एक गहरा सांस लेकर पूछा। तुम्हारी भीमगन शजर ममनू बनी हुई थी। इसका इस्तेमाल जाए वारदात पर तुम्हारी मौजूदगी का खुला सबूत समझा जाता था। आज उस काले ने बरसरे आम भीमगन चलाकर अपने पांव पर कलहाड़ी मारी है। तुम्हें भीमगन के आजादाना इस्तेमाल का परवाना मिल गया है। यह परवाना बहुत महंगा पड़ा है। इसके लिए एक बेगुनाह शहरी को अपने हाथों से महरूम होना पड़ा है। बाज बड़े कामों के लिए इससे ज्यादा कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तुम इसकी परवाह न करो। आज उसने दूसरी बार भीमगन का इस्तेमाल किया है। पिछली रात उसने क्लिफ्टन के साहिल पर नादर को इसी से मारा था। वो वीरान साहिल पर पेश आने वाला वाकया था। हमें इस पर बहुत मेहनत करना पड़ती। आज का वाकया खुद ब खुद उछलेगा। अव्वल खान अपनी आवाज से मगन लग रहा था। वो काला भी सुल्तान शाह के हाथों काफी बुरी तरह पिटा है। हो सके तो उसका खोई लगाने की कोशिश करो। मैंने उसे मशवरा दिया। वो जो कोई भी है कराची में मामूर अमरीकी सफारतकारों से राब्ते में जरूर होगा। मैंने सोचते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो। आजकल अमरीकी अपने साये से भी खौफजदा हैं और पाकिस्तानी एजेंसियों की मदद लेने पर मजबूर हैं। इनकी हिफाजत पर मेरी कुछ नफरी भी मामूर है। मैं तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक उसे ब्रीफ कर दूंगा। वो ज्यादा देर तक हमारी नजरों से रुपोश नहीं रह सकेगा। इस वक्त अव्वल खान किसी जरूरी काम से जा रहा था। अपनी बातों से बेपरवाही का इजहार करने के बावजूद वो ये बात छुपाने में नाकाम रहा था कि इस वक्त उसकी तवज्जो किसी और नुक्ते पर मरकूज थी। मैंने बात वहीं खत्म कर दी और फोन बंद करके जहांगीर के घर का नंबर मिला लिया। दुकान से बोल रहे हो? सेल कैसी जा रही है? मेरी आवाज पहचानते उसने चेकना शुरू कर दिया। सेल ठप हो गई है। दुकान में ताले डालने पड़े हैं। मैंने उसी के अंदाज में जवाब दिया। खुदा मुझ पर रहम करे। मुझे मालूम था कि तुम्हारे कदम जहां जाते हैं वहां कोई ना कोई फितना जरूर सर उठाता है। अब वहां क्या हुआ है? मुनीर और दूसरे मुलाजिम से तस्दीक कर लेना। वहां होने वाले खूनरेज बलवे में मेरा कोई हाथ नहीं था। तुमने किसी न किसी फसाद की बूझ सूंघ कर ही मुझे दुकान जाने से रोका था। मैंने तुम्हें इस फसाद के बारे में बता दिया था। मैंने वजाहत की। मैं कब कह रहा हूं कि तुमने मुझे अंधेरे में रखा था? उसकी तरफ से बिला तो अकुफ जवाब आया। ये बताओ कि बलवा क्यों हुआ? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने द्रोगे मसलहत अमेज से काम लेते हुए कहा। मगर मेरी छठी हिस्स बता रही है कि मैंने तुम्हें बर वक्त दुकान का रुख करने से रोक लिया। आज के हालात में तुम्हारा वहां होना मखदूश साबित हो सकता था। मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? वो कौन सी मेरी तस्वीरें लिए घूम रहे होंगे? मेरी जगह तुमने ले ली है। वो मेरे धोखे में तुम पर हाथ डाल देंगे। मुझे खुशी हुई कि वो नशे की तरंग में नहीं था। इसका जहन पूरी तरह काम कर रहा था।
मैंने कहा, आज गड़बड़ की वजह से पूरा बाजार बंद हो गया। आसार बता रहे हैं कि शी के किसी बड़े ने अपनी लेजर गन इस्तेमाल करके एक आदमी का हाथ काट दिया। अगर वो इन इतराफ में मौजूद थे तो खतरा हमारे सरों पर मंडला रहा है। ऐसी बात है तो तुम क्यों अपनी जान हथेली पर लिए फिर रहे हो? रिसीवर पर उसकी खाइफाना आवाज उभरी। दुकान को भाड़ में डालो, कमाने के लिए सारी उम्र पड़ी हुई है। दुकान को ताले लगाकर तुम भी घर पर बैठ जाओ। जब हालात साजगार होंगे तो दुकान खोल ली जाएगी। बेटे, दुकान बंद करके जान नहीं बचेगी। यह तुम्हारे घर का खोज लगाना शुरू कर देंगे। मैंने तंजिया लहजे में कहा। घर और बीवी को छोड़कर तुम कहां जाओगे? घर छोड़ सकता हूं, मगर आज बीवी को छोड़ने की बात ना करो। पता नहीं आज तुमने क्या जादू किया है कि वह बात बात पर मेरे सदके वारी हो रही है। हम पर भरोसा करोगे तो जिंदगी भर यूं ही ऐश करते रहोगे। शायद आज तुमने इसीलिए उसकी बात मान ली है। मैंने उसकी कौन सी बात मानी है? जहांगीर की आवाज चौकन्नी हो गई। दुकान पर पहुंचते ही मुझे खुशखबरी मिली थी कि आज तुम अचानक जाली दवाओं के कारोबार से तायब हो गए हो। हाँ, इस बारे में सलमा ने भी बात की थी, मगर असल राह तुमने सुझाई थी। असूली तौर पर मैंने तुम्हारी राय मानी है। तुम निरे घामड़ हो, औरत की बात मान लेने से मर्द की शान में कमी नहीं आती। मैंने उसे मुलामत की। उसके खिलखिलाकर हंसने की आवाज आई। फिर वो बोला, तुम उसकी यूं वकालत कर रहे हो जैसे वो मेरी नहीं तुम्हारी बीवी हो। उसने वो फिक्रा मजाक में कहा था, लेकिन मैं चंद सानियों के लिए सन्नाटे में आ गया। फिर मैंने कहा, ये बेहुदा बातें मत करो। इन फजूल बातों को छोड़ो और कान खोल कर मेरी एक बात सुन दो। उसने मेरी बात काट कर कहा, सलमा का मूड अच्छा है तो अब घर पर रहने का लुत्फ आ रहा है। जब तक तुम खतरा बिल्कुल टल जाने की खबर नहीं सुनाओगे, मैं दुकान का रुख नहीं करूंगा। यह तुम्हारा मुनासिब फैसला है। मेरा अंदाजा है कि मैदान साफ होने में ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन लगेंगे। यार, तुमने उसके मामू को पकड़वा कर मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है ना कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करता रहूं तो तुम्हारे इस एहसान का बदला नहीं उतार सकता। यकायक उसकी ज़हनी रोब भटक गई और उसने राजदाराना आवाज में वो भूला हुआ जिक्र दोबारा छेड़ दिया। जहांगीर, खुदा का खौफ करो। चौधरी अजमत अपनी हरकतों से फंसा था, मैंने उसे नहीं पकड़वाया। सलमा ने तुम्हारी इल्जाम तराशी सुन ली तो वो हमेशा के लिए मुझसे बदजन हो जाएगी। मेरा इस मामले से दूर का भी ताल्लुक नहीं था। मुझे मालूम है कि तुम बहुत मस्कीन बनते फिरते हो, मगर तुम्हारी पहुंच बहुत दूर तक है। पता नहीं मामू अजमत ने कब से अपनी एनजीओ का चक्कर चलाया हुआ था और बेहिसाब माल पीट रहा था। तुम्हारे लाहौर पहुंचते उसके सितारे गर्दिश में आए और वो मारा गया। मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूं कि तुम्हारे ये चक्कर ना समझ सकूं। तुम्हारे दिमाग में फुस भरा हुआ है, इसमें जो बात बैठ जाती है आसानी से नहीं निकलती। तुम जो चाहो समझते रहो। मेरे हाथ साफ थे तो पकड़ा इसलिए गया कि तुम्हारे हाथ साफ थे। तुम्हारी जगह कोई मुका करने वाला आदमी होता ना तो 10-20 लाख लेकर उसकी जान छोड़ देता। जहांगीर उसी लकीर को पीटे जा रहा था। मालूम होता है कि इस वक्त सलमा मौजूद नहीं है, इसलिए तुम अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हो। गुसल फरमा रही है। जहांगीर ने शोधेपन से ऐलान किया, तुम्हारा जहन आवारा हो रहा है। इस वक्त तुम मजीद बात करने के काबिल नहीं हो। मैंने उसकी मजीद कोई बात सुने बगैर फोन बंद कर दिया। मैं दोबारा ड्राइंग रूम में पहुंचा तो वीरा बहुत इन्हिमाक और दर्दमंदी से सुल्तान शाह के जख्मों की देखभाल कर रही थी। तुम तो इसके खून की प्यासी हो, इस वक्त इस पर इतनी मेहरबान क्यों हो? मैंने अपनी निशिस्त संभालते हुए तंज से पूछा। ये अपनी हमाकत और खुशफहमी की वजह से मारा गया। अगर इसे अपनी ताकत का जोम ना होता ना तो ये इस कालिए से दूर रहता, मगर मैंने इसकी ये खता मुआफ कर दी है। इस मुआफी का सबब खासा दिलचस्प है। जरा वीरा से ये तो पूछ लें कि क्यों मुआफ कर दिया। गजाला ने मुस्कुराते हुए मुझे उकसाया। बताओ भाई, तुमने इसे क्यों माफ किया है? मैंने वीरा से कहा। सिर्फ इसलिए कि इसने सारी हमाकतें तुम्हारी खातिर की हैं। मैं इसके इस जज्बे की कदर करती हूँ कि इसने कोई क्रेडिट लेने के बजाय खामोशी से तुम्हारी हिफाजत का फैसला किया और मार खाकर वापस लौट आया। वीरा ने उसके अबरू के जख्म पर मरहम लगाते हुए कहा। सुल्तान शाह भड़क उठा। मैं मार खाकर नहीं आया, मैंने भी उसे बहुत बुरी तरह मारा है। चलो, तुम ठीक कह रहे होगे। वीरा ने बेअतबारी से उसे पुचकारा। वो तुम्हारे हाथों पिटा होता तो भीड़ में से बचकर भागने में कामयाब ना होता। वो सिर्फ बीम गन की वजह से बच गया। लोगों ने उस हथियार की तबाहकारी पहली मर्तबा देखी थी। सुल्तान शाह ने तिल मिलाकर जवाब दिया। वो हमारे सामने नहीं है। वीरा ने अपने शाने उचका के बेबसी से कहा। तुम जो कुछ कहोगे वो मानना पड़ेगा। तुम चाहो तो ये दावा भी कर सकते हो कि तुमने उसके 3 दांत तोड़ दिए थे। यह बिला वजह बकवास किए जा रही है। सुल्तान शाह ने वीरा का हाथ दूर झटक कर मुझसे शिकायत की। मैं इसका उधार खाता हूं जो इससे झूठ बोलूंगा। अच्छा चलो, तुम सच बोल रहे हो। अब यह बताओ कि तुमने उसके जबड़ों पर कितने मुक्के मारे थे?
वीरा ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए पूछा। सुल्तान शाह ने उसीले अंदाज में दोबारा उसका हाथ झटक दिया और बेरुखी से बोला, सर से हिलाकर मेरा भेजा खाने की कोशिश मत करो, मुझे तुम्हारी किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। फोकाला एक मर्तबा मेरे हाथ आ जाए ना तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने इस बॉक्सर को कैसे मारा था।